जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप जेएसएससी एनएम का एग्जाम देने वाले तो ये आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। कल की वीडियो में हमने 50 प्रश्नों तक कंप्लीट करवा दिया था। आज हम देखेंगे 51 नंबर प्रश्न। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करें, बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भारत में कब की गई थी? 2002, 2005, 2008 या फिर 2013 में? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भारत में की गई थी 2005, याद रखेंगे। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को किस वर्ष एनएचएम में समाहित किया गया? किस वर्ष किया गया? तो याद रखेंगे 2013 में। अगला है, आरसीएस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल टीकाकरण, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार, वृद्ध स्वास्थ्य या फिर संक्रामक रोग नियंत्रण? तो राइट आंसर हो जाएगा आरसीएस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरसीएस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार हो जाएगा। क्या होगा? तो प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार हो जाएगा। अगला है, आईएमएनसीआई का पूर्ण रूप क्या है? आईएमएनसीआई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद कौन सी दवा आंखों में डाली जाती है संक्रमण से बचाव हेतु? क्या डाली जाती है? तो सिल्वर नाइट्रेट एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, प्रसव के तीसरे चरण में मुख्यतः क्या निष्कासित होता है? शिशु, प्लेसेंटा, अग्नियोटिक द्रव या फिर गर्भाशय ग्रीवा? तो प्रसव के तीसरे चरण में मुख्यतः क्या निष्कासित होता है? तो प्रसव के तीसरे चरण में मुख्यतः क्या निष्कासित होता है? तो प्लेसेंटा हो जाएगा। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा प्लेसेंटा। गर्भाशय संकुचन बढ़ाने हेतु प्रसव के बाद कौन सी दवा दी जाती है? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? तो बताएंगे डाइजेफेम, इंसुलिन, आइट्रोफाइन। तो बताएंगे कि गर्भाशय संकुचन बढ़ाने हेतु प्रसव के बाद कौन सी दवा दी जाती है? तो कौन सी दवा हो जाएगा? तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। गर्भाशय संकुचन बढ़ाने हेतु प्रसव के बाद कौन सी दवा दी जाती है? तो ऑक्सीटोसिन राइट आंसर होगा। एक्लैम्प्सिया में प्राथमिक उपचार हेतु कौन सी दवा दी जाती है? बताएंगे मैग्नीशियम सल्फेट, ऑक्सीटोसिन, पैरासीटामोल या फिर आयरन। तो राइट आंसर क्या होगा? एक्लैम्प्सिया में प्राथमिक उपचार हेतु कौन सी दवा दी जाती है? तो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। क्या होगा? तो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। पीआईएच का पूर्ण रूप क्या है? पीआईएच का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? पीआईएच का जो पूर्ण रूप है क्या? तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो जाएगा। क्या तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, गर्भावस्था में गंभीर एनीमिया का स्तर एचबी कितना होने पर माना जाता है? गर्भावस्था में गंभीर एनीमिया का स्तर एचबी कितना होने पर माना जाता है? कितना होने पर माना जाता है? तो 7 ग्राम से अधिक प्रति डेल हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, पार्टोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बीपी मापने, प्रसव प्रगति की निगरानी, वजन मापने या फिर शिशु टीकाकरण? तो पार्टोग्राफ पूछा गया है। क्या? तो पार्टोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पार्टोग्राफ का प्रयोग किया जाता है प्रसव प्रगति की निगरानी हो जाएगा। क्या? तो पार्टोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रसव प्रगति की निगरानी हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है, फ्यूटल डिस्ट्रेस का संकेत क्या है? फ्यूटल डिस्ट्रेस का संकेत क्या है? FHR 120 से 160, FHR 100 से कम या फिर 100 से अधिक या फिर 180 से कम, मदर फीवर, नॉर्मल मूवमेंट। तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो जो FHR होगा ये 100 से अधिक या 180 से कम हो जाएगा, यानी कि 100 और 180 के बीच में फ्यूटल डिस्ट्रेस का संकेत क्या है? तो याद रखेंगे, नवजात में हाइपोथर्मिया से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? ठंडा स्नान, कंगारू मदर केयर, पंखा चलाना, देर से कपड़े पहनाना। तो नवजात में हाइपोथर्मिया से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? तो कंगारू मदर केयर होगा। क्या? तो कंगारू मदर केयर होगा। इसकी पीडीएफ आप पूछेंगे कि कहां मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के ज्वाइन करें या फिर टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च करिएगा फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी और आपके एग्जाम से पहले टेलीग्राम चैनल पर हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, तो चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। प्रश्न है कि अपगार का स्कोर किन 5 मानकों पर आधारित है? अपगार का उपयोग, बात करेंगे अपगार का स्कोर जो है किन 5 मानकों पर आधारित है?
तो अपीयरेंस हो जाएगा, पल्स होगा, ग्रेमिश होगा, एक्टिविटी रेस्पिरेशन हो जाएगा, वी ऑप्शन होगा अपीयरेंस, पल्स, ग्रेमिश या फिर एक्टिविटी और रेस्पिरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अफगार स्कोर अधिकतम कितना होता है, 5, 7, 10 या फिर 12। तो अभी आपको मैंने बताया अफगार स्कोर अधिकतम कितना होता है पूछा गया है, तो अफगार जो स्कोर होगा ये अधिकतम 10 होता है। कितना होगा, तो अधिकतम 10 होता है। अगला है IUCD जिसको प्रॉपर्टी कहेंगे, कितने वर्ष तक प्रभावी रह सकता है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो IUCD प्रॉपर्टी कितने वर्ष तक प्रभावी रह सकता है, कितने वर्ष तक, तो 10 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। अगला है OCP का पूर्ण रूप क्या है, OCP का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो OCP का पूर्ण रूप होता है क्या, तो ओरल कॉन्ट्रैक्टिव फिल हो जाएगा, ओरल कॉन्ट्रैक्टिव फिल हो जाएगा इसका राइट आंसर। इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्टिव फिल कब तक प्रभावी मानी जाती है, कब तक प्रभावी मानी जाती है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, याद रखेंगे 72 घंटे। कब तक प्रभावी मानी जाती है, तो 72 घंटे। अगला है मेल स्टेरिलाइजेशन को क्या कहते हैं, मेल स्टेरिलाइजेशन को क्या कहते हैं, ट्यूबोक्टोमी, वेस्क्टोमी, हाइस्टेरेक्टोमी या फिर कैस्ट्रेशन। तो बताएंगे कि मेल स्टेरिलाइजेशन को क्या कहते हैं, मेल स्टेरिलाइजेशन को क्या कहेंगे, तो वैक्सेक्टोमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, तो वैक्सेक्टोमी सही उत्तर होगा। फीमेल स्टेरिलाइजेशन को क्या कहते हैं, तो फीमेल को क्या कहेंगे, फीमेल को कहेंगे ट्यूबोक्टोमी। क्या, तो फीमेल को ट्यूबोक्टोमी। HIV की पुष्टि हेतु मानक जांच कौन सी है, HIV की पुष्टि हेतु जो मानक जांच हो जाएगा ये क्या होगा, तो मॉनिटर्स यहाँ पर राइट आंसर होगा। HIV की पुष्टि हेतु मानक जांच कौन सी है, HIV की पुष्टि हेतु मानक जांच आपको बताएंगे विडाल किसका होता है, मॉनिटर्स किसका होता है, HB टेस्ट किसका होगा, जबकि HIV के लिए अलीसा होगा। क्या, तो HIV की पुष्टि हेतु मानक जांच कौन सी है, तो HIV की पुष्टि के लिए जो मानक जांच है ये क्या हो जाएगा, तो HIV की पुष्टि के लिए मानक जांच क्या होगा, तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, एलिसा हो जाएगा। अगला है एड्स का कारक वायरस कौन सा है, तो आपको पता है कि एड्स का जो कारक वायरस है ये HIV है। क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो जाएगा। एड्स का कारक वायरस कौन सा है, तो HIV हो जाएगा। क्या होगा, तो HIV हो जाएगा। अगला है डॉट्स किस रोग नियंत्रण से संबंधित है, HIV, TB, मलेरिया, डेंगू। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा TB। क्या होगा, तो डॉट्स किस रोग नियंत्रण से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो राइट आंसर होगा TB से। किससे, तो TB से। मलेरिया परजीवी की पहचान किस जांच से होती है, मलेरिया परजीवी की पहचान किस जांच से होती है, किससे होती है, तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर हो जाएगा। क्या, तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसको आप RDT कहते हैं मुख्यतः किस रोग में प्रयोग होता है, TB, मलेरिया, लेप्रोसी या फिर फाइलरीज। तो बताएंगे कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है जिसको आप RDT कहेंगे मुख्यतः किस रोग में प्रयोग होता है, किस में प्रयोग होता है, तो मलेरिया में। किसमें, तो मलेरिया सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड राज्य में सबसे अधिक प्रचलित जनजाति कौन सी है, झारखंड राज्य में सबसे अधिक प्रचलित जनजाति संथाल हो जाएगा। क्या, तो संथाल राइट आंसर होगा। झारखंड में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विशेष रूप से किन क्षेत्रों में अधिक चलाया जाता है, शहरी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन एवं जनजातीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। तो बताना है कि झारखंड में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विशेष रूप से किन क्षेत्रों में अधिक चलाया जाता है, क्या हो जाएगा, तो वन एवं जनजातीय क्षेत्र। झारखंड में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विशेष रूप से किन क्षेत्रों में अधिक चलाया जाता है, तो वन एवं जनजातीय क्षेत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुपोषण मापन हेतु MUAC टेप का उपयोग किस में किया जाता है, गर्भवती महिला, किशोरी, 6 माह से 5 वर्ष के बच्चे या फिर वृद्ध। तो कुपोषण मापन हेतु MUAC टेप का उपयोग किसमें किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो 6 माह से 5 वर्ष के बच्चे हो जाएंगे। क्या, तो 6 माह से 5 वर्ष बच्चे। गंभीर तीव्र कुपोषण की पहचान MUAC में किस माप से होती है, किस माप से होती है, तो आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कितना, तो सही उत्तर होगा क्या, तो 11.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। याद रखेंगे। NRC किसकी
उपचार हेतु स्थापित है। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेम बच्चे। क्या? तो सेम बच्चे यहां पर सही उत्तर होगा। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता एवं शौचालय निर्माण, परिवार नियोजन। तो स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छता एवं शौचालय निर्माण हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छता एवं शौचालय निर्माण। ओडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ओडीएफ का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो ओडीएफ का पूर्ण रूप हो जाएगा क्या? तो ओपन डिफेक्शन फ्री हो जाएगा। क्या? तो ओपन डिफेक्शन फ्री हो जाएगा राइट आंसर। क्लोरीन घोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अगर आप कहेंगे तो हम सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज क्लास प्रारंभ करेंगे। अगर आपका कमेंट मिलता है तो, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। क्लोरीन घोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पोषण, जल शुद्धिकरण, टीकाकरण या फिर प्रसव। तो क्लोरीन घोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो जल शुद्धिकरण के लिए। किसके लिए? आसान है, आप सभी को पता है। अगला है, सेफ डिलीवरी किट में निम्न में से क्या शामिल नहीं होता? सेफ डिलीवरी किट, क्या पूछा गया है? तो सेफ डिलीवरी किट में निम्न से क्या शामिल नहीं होता? ब्लेड, कार्ड, क्लेम, सूप या फिर बताना है क्या होगा? तो सही उत्तर इसका होगा स्टेथोस्कोप। क्या हो जाएगा? तो स्टेथोस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हैंड वॉशिंग के 5 मूवमेंट किससे संबंधित हैं? हैंड वॉशिंग के जो 5 मूवमेंट्स हैं ये किससे संबंधित है? तो ये WHO से। किससे? तो WHO राइट आंसर होगा। बायोमेडिकल वेस्ट का फीला बैग किसके लिए होता है? बायो मेडिकल वेस्ट का जो पीला बैग है ये किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो जाएगा। अगला है, यूज्ड नीडल किस रंग के कंटेनर में फेंकी जाती है? किस रंग के कंटेनर में फेंकी जाती है? तो राइट आंसर होगा व्हाइट, ट्रांसलूसेंट, पंक्चर प्रूफ हो जाएगा। अगला है, हाइपोग्लाइसेमिया में रक्त शर्करा स्तर कितना कम होता है? कितना कम हो जाएगा? तो याद रखेंगे जो राइट आंसर होगा ये 70 mg प्रति डेल हो जाएगा। ओआरएस घोल कितने समय तक उपयोग बात करेंगे, ओआरएस घोल कितने समय तक उपयोग योग्य रहता है? बनाने के बाद पूछा गया है, आपको पता है, आप भी उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। अगला है, आईएम इंजेक्शन देते समय सुई का कोण कितना होता है? आईएम इंजेक्शन देते समय सुई का जो कोण होगा ये कितना होगा? तो ये 90 होता है। कितना? तो 90 होगा। अगला है, सबस्टेंसेस इंजेक्शन का कोण कितना होता है? क्या पूछा गया है? तो सबक्यूटेनियस हो जाएगा। सबक्यूटेनियस जो है इंजेक्शन का कोण कितना होता है? सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन का कोण पूछा गया है कितना होता है? कितना होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कितना? तो सही उत्तर होगा 45 होगा। कितना? तो 45। इंट्राडर्मल इंजेक्शन किस कोण पर दिया जाता है? तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो है ये किस कोण पर दिया जाएगा? तो ये 10 से 15 डिग्री हो जाएगा। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो है ये 10 से 15 डिग्री पर दिया जाता है। बीपी मापने का उपकरण क्या है? बीपी मापने का उपयोग पूछा गया है। बीपी मापने का उपकरण क्या होगा? तो स्फेगोमैनोमीटर हो जाएगा। बीपी मापने का उपकरण क्या कहलाता है? तो स्फेगोमैनोमीटर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन मापने की सही विधि में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? हीमोग्लोबिन मापने की सही विधि में कौन सा अम्ल जो है प्रयोग होता है? क्या लगाएंगे? तो राइट आंसर लगाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स की बात करेंगे, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी हो जाएगा। क्या? तो विटामिन डी। सी से स्कर्वी, बी से वेरी वेरी और ए से रतौंधी। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? आपको पता है सी हो जाएगा। ये की बात करेंगे तो रतौंधी, के की बात करेंगे तो रक्त का थक्का नहीं जमता। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? आपको अभी हमने बताया कि नाइट ब्लाइंडनेस की बात करेंगे, राइट आंसर जाएगा विटामिन ए के साथ। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर जिसको आप HVNC कहेंगे, म्यासा कितने निर्धारित विजिट करती है सामान्यतः? बताएंगे कि होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर जिसको आप कहेंगे
HVNC में आशा कितने निर्धारित विजिट करती है, कितने करती है, तो 6 करेगी। कितनी, तो 6 इसका राइट आंसर होगा। मैटरनल मॉर्टिलिटी रेशियो जिसको आप कहेंगे MMR किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये मातृ मृत्यु से संबंधित है। किससे, तो मातृ मृत्यु से। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जिसको आप कहेंगे IMR किस आयु तक की मृत्यु दर को दर्शाता है, किस आयु की मृत्यु दर हो जाएगा, तो 1 वर्ष से कम। क्या होगा, तो 1 वर्ष से कम। दोस्तों 100 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 100 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा। कल की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के देख करके फिर बताइए कि 100 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।